तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। काठमांडू में एक घर के अंदर एक परिवार के बीच एक अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। और ये अंतिम संस्कार कुछ यूं था कि जो मरने वाला, उसकी लाश या उसका शव घर में नहीं था, न परिवार को मिला था। लेकिन परिवार को ये यकीन हो चुका था कि वो अब इस दुनिया में नहीं, मर चुका है। लिहाजा जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, तब परिवार ने अपने जो भी उनका रिचुअल था उसी हिसाब से अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। और ये अंतिम संस्कार 4-5 दिनों तक उनकी जो भी रस्में थे वो रस्में पूरी होती। दूसरा दिन था, अंतिम संस्कार की रस्मों को शुरू हुए। तभी दूसरे दिन उसी परिवार की एक लड़की सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थी और उसे एक तस्वीर दिखाई देती और उस तस्वीर के साथ एक खबर। उसे यकीन नहीं होता, उसे लगता है ये झूठ है। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ भी हैरान। लेकिन अब यकीन करना है तो जो भी उस तस्वीर के साथ एक छोटी सी खबर थी, किसी तरीके से सर्च करके उसने उस संगठन तक अपनी पहुंच बनाई, उसे फ़ोन किया और उसने कहा एक तस्वीर छपी है, एक शख्स जिसे ज़िंदा बचाया गया है और शायद किसी अस्पताल में काठमांडू के भर्ती है। क्या आप मुझे उसकी तस्वीर भेज सकते हैं और उसका नाम? उन्होंने कहा ठीक है। पलट कर सामने से एक दूसरी तस्वीर आई। जैसी ही दूसरी तस्वीर देखी, परिवार इस बार खुशी के मारे रोने लगा। अंतिम संस्कार की सारी रस्में रोक दी गईं। इसके बाद ये परिवार भागता है काठमांडू के एक अस्पताल में। थोड़ी देर के बाद बिस्तर पर लेटा शख्स उनके सामने था। जिस लड़की ने ये पहली बार तस्वीर देखी थी वो उसी शख्स की बेटी थी और उसके साथ उसकी माँ थी। और घर में अंतिम संस्कार की जो रस्में निभाई जा रही थी वो उसी शख्स के लिए थी जो उस वक्त काठमांडू के एक बिस्तर पर जिंदा था और जिसका इलाज चल रहा था। एक करिश्माई कहानी है एक इंसान की जंग की, जान बचाने की, ज़िंदगी से जूझने की, 6 दिन तक कैसे वो जिंदा रहा उसकी। हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो इंसान की पहुंच पे आसानी से ना आए, हम उसके पीछे भागते हैं। ऐसी दुनिया की जितनी भी ख़ास चीज़ें हैं, और ऐसी एक चीज़ है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, और वो है हिमालय। हिमालय की वो ऊंचाई दुनिया भर के तमाम पर्वतारोही को अपनी तरफ खींचती है। 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर ऊंचा ये हिमालय, माउंट एवरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो दुबई में बुर्ज खलीफा है, अगर उस बुर्ज खलीफा को आप 20 बार बना लें एक के ऊपर एक, अब उसकी ऊंचाई को देखें तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई पर जाकर जीत का झंडा गाड़ने की दुनिया भर के तमाम पर्वतारोही कोशिश करते हैं। 29 मई 1953 सुबह के 11:30 बजे, यही वो वक्त था जब एक इतिहास लिखा गया था, जब इंसान ने दुनिया की सबसे चोटी पर फतेह हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट पर किसी इंसान के कदम पड़े थे और वो 2 शख्स थे। एक एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड में एक मधुमक्खी पालक के तौर पर जाने जाते थे, और दूसरे दार्जिलिंग के रहने वाले भारत के शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे। शेरपा उन लोगों को कहा जाता है जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें उन मंजिल तक पहुंचाएं, उनका सामान ढोएं, उनको लेकर चलें, उन्हें रास्ता बताएं और बाहिफाजत उन्हें वापस ले आएं। इसीलिए इन्हें शेरपा का नाम दिया गया है। तो 29 मई 1953 को जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग इन दोनों ने एवरेस्ट को फतह किया, उसके बाद से एक होड़ सी लग गई और आज तक ये होड़ कायम है। इसके बाद
न जाने कितने ही लोगों ने कोशिश की, कितने ही लोग कामयाब रहे। अब हर साल ये है कि नेपाल की सरकार माउंट एवरेस्ट तक जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करती है, बहुत सारे उसके नियम, कड़े कायदे कानून हैं, और उसके बाद कुछ लोगों को ही परमिट दिया जाता है कि आप जा सकते हैं। अभी अगर 2026 की बात करें तो इस साल करीब 1000 लोगों को, 1000 लोगों को माउंट एवरेस्ट पर जाने की इजाज़त दी थी नेपाली सरकार ने। 1000 लोगों ने कोशिश की और इनमें से करीब 600 के आसपास माउंट एवरेस्ट तक पहुंच भी गए, बाकी आधे रास्ते से लौट आए। तो ऐसे लोगों में एक पोलैंड के नागरिक थे, पर्वतारोही। उन्हें भी जाना था इसी माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। काठमांडू पे पहुंचे, सारी चीज़ें उनकी पूरी हो गई, कागजी कार्रवाई। उसके बाद उन्हें एक शेरपा मिला। शेरपा 53 साल का हिलेरी दावा पूरा नाम। और हिलेरी दावा शेरपा ने इसलिए अपना नाम रखा था क्योंकि वो एडमंड हिलेरी को बहुत एडमायर करता था। 52 साल की उम्र हिलेरी दावा शेरपा की, और ये अब तक 22 बार अलग अलग पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट तक ले जा चुका। मतलब बहुत ही सीजन, बहुत ही एक्सपीरियंस। 25 मई को पॉलिश सिटीजन और हिलेरी देवा, ये दावा दोनों निकलते हैं काठमांडू से और पहुंचते हैं बेस कैंप पर। तय यही था कि माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। दोनों जाते हैं, लेकिन करीब 24,600 फीट की ऊंचाई पर अभी ये पहुंचे ही थे। 8,848 फीट ऊंचा है माउंट एवरेस्ट कि एक जगह पर ये दोनों बिछड़ जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो पोलैंड के सिटीज़न थे उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, और दावा शेरपा चाहता था उनकी मदद करना। वो एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा था, और तब तक वो आगे निकल गया और उसके बाद बिछड़ गए। हिम्मत जवाब दे गई, पोलैंड का सिटीज़न वापस आ गया, और इत्तेफाक से जिस जगह पर हिलेरी दावा शेरपा बिछड़ा, वहाँ से सिर्फ 1,600 फीट की दूरी पर माउंट एवरेस्ट तक जाने वाला एक ख़तरनाक रास्ता है जिसका नाम डेथ जोन है, वो पड़ता है। तो डेथ जोन के बिल्कुल मुहाने पर हिलेरी दावा शेरपा गायब हो गया। पॉलिश सिटीजन ने फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं दिखा नहीं। वो नीचे आ गया बेस कैंप तक। इसके बाद उसने बताया, कुछ और अंग्रेज़ी एक दस्ता था, कुछ ब्रिटिश वहाँ पे पर्वतारोही आए थे। उनमें से एक ने देखा था आखिरी वक्त कि दावा शेरपा एक जगह पर बैठा हुआ है और कुछ हलचल भी हो रही है उसके शरीर में, तो मतलब जिंदा है। उन्हें लगा लौट आएगा, वो लौट आए। लेकिन उसके बाद उस शाम वो वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो फिर खबर दी गई, तो जो बचाव दल, चॉपर जहाँ तक जा सकता है, हेलीकॉप्टर भेजा गया ढूंढने के लिए। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। चॉपर ने चारों तरफ उड़ान भरी, लेकिन हिलेरी दावा शेरपा की कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक बार और उड़ान भरी, 2-3 दिन तक ढूंढा। अब बर्फ़ ही बर्फ़ और -20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर। उसमें जैसे जैसे दिन बीतता जाए, इसका मतलब है कि उम्मीदें कम होती जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन में मिला नहीं कहीं। इसके बाद जो बचाव दल था उसने हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा, हमने जितनी भी जगह थी जो रूट पर, हमने सारा देखा। हमने खाई में भी देखा कि कहीं गिर तो नहीं गया, बट कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तो बचाव दल ने अपने हाथ रोक लिए। परिवार को उधर खबर थी, परिवार परेशान। 6 दिन बीत गए। हर एक ये मान चुका था कि अब कभी भी हिलेरी दावा शेरपा लौट कर नहीं आएगा, उसकी मौत हो गई। जितने भी शेरपा या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब इस मिशन पर निकलते हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद, जब आपको नेपाली गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है, जाने के लिए परमिट मिलता है, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ये कहते हैं, और उसमें ख़ासतौर पर ऐसे शेरपा लोग होते हैं कि अगर कभी माउंट एवरेस्ट जाते हुए हमारी मौत हो जाए तो हमारी लाश को वापस मत लाना, बाकी जो रस्में हैं पूरी कर लेना। अब चूंकि 22 बार इससे पहले हिलेरी दावा शेरपा माउंट एवरेस्ट के चक्कर काट चुका था और सक्सेसफुल, उसने भी ये कहा था कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो मेरी लाश को मत लाना।
उसकी एक वजह है। आमतौर पर जो पर्वतारोही जाते हैं उनमें ज़्यादातर बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, उनके शौक़ अलग अलग होते हैं। तो जो लाशें वहाँ से अगर किसी की डेथ हो गई नीचे लाना वो बड़ा खर्चीला है। मतलब एक बॉडी को अगर आप लाने के लिए बाकी शेरपा या किसी को भेजते हैं तो आप मान कर चलिए कि करीब 25-30 हज़ार डॉलर से लेके 2 लाख डॉलर तक का खर्च है, मतलब करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। तो ये गरीब लोग अपनी लाश को ढूंढ कर नीचे लाने के लिए, परिवार तक पहुंचाने के लिए इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे ये शेरपा कह देते हैं कि अगर हमारी मौत हो जाए तो लाश को छोड़ देना। और डेथ जोन के आसपास ऐसी बहुत सी लाशें हैं, कई लाशें तो अब मंजिल बन चुकी हैं। असल में माउंट एवरेस्ट से करीब करीब 2000 फीट नीचे यही वो डेथ जोन है। जितने भी माउंट एवरेस्ट तक जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौत इसी डेथ जोन के इर्द गिर्द होती है। उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ का रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और यहाँ तक आने के बाद फिर ऑक्सीजन और यहाँ की हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल, तमाम तरह की सर दर्द से लेके अजीब अजीब उलझनें, अजीब अजीब तरह की बॉडी में हरकतें होने लगती हैं। तो डेथ जोन जो पार कर गया समझ लीजिए कर गया। 1922 से अभी तक जो हिसाब किताब रखा गया है उसमें यह है कि करीब करीब माउंट एवरेस्ट तक जाने वाले जो पर्वतारोही या शेरपा हैं उनमें से 340 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 340। और कहते हैं कि इनमें से 200 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत इसी डेथ जोन में हुई। आज भी इस डेथ जोन के इर्द गिर्द तमाम लाशें पड़ी हैं। तो जब बचाव दल ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि अब कहीं मिला नहीं हिलेरी दावा शेरपा, और अब इतने दिन हो गए उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं माउंट एवरेस्ट तक तो लम्हे लम्हे का हिसाब होता है, ऑक्सीजन कितने घंटे का है, कितने मिनट का है, खाना क्या है, पानी कितना है, क्योंकि आप इतना वज़न लेकर इतनी ऊंचाई तक एक्स्ट्रा फालतू चीज़ लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए जाते हैं, फिर बेस कैंप होता है, बेस कैंप पर लौटते हैं। तो अब 6 दिन तक वो है नहीं, और 6 दिन का उसके पास खाना पीना ऑक्सीजन नामुमकिन। तो इसीलिए मान लिया गया कि वो मर चुका है। जब बचाव दल ने हाथ खड़े कर लिए, घर वालों को खबर दी गई और अब 6 दिन हो चुके, तो फिर ये हुआ कि अब उसके ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर ये भी था कि लाश जहाँ मर जाए लाने की कोशिश न करना। तो ऐसे बहुत सारे शेरपा के परिवार में ये हुआ कि उनकी लाश के बिना ही उनके अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। घर वालों ने भी यही किया कि 6 दिन बाद ज़िंदगी की अब कोई उम्मीद थी नहीं। उन्होंने अब हिलेरी दावा शेरपा की अंतिम संस्कार की जो रस्में बिना लाश के जिस तरीके से निभाई जा सकती हैं वो पूरी करनी शुरू कर दी, और उसका दूसरा दिन था। तभी होता ही है कि ठीक 6ठे दिन एक बचाव दल भी नहीं, एक सफाई दल बेस कैंप के ऊपर जाता है सफाई करने के लिए, कचरा उठाने के लिए। असल में इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के शौकीन ने एक और काम कर दिया है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा कूड़ा घर अगर कोई है तो वो माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि अब तक जितने, जब हर साल 1000 के करीब पर्वतारोही जाते हैं तो अपने साथ सामान लेकर जाते हैं, टेंट लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सबका वज़न होता है। तो जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सांसें भी फूलती है, और जितने ऊंचे आप जा रहे हैं जैसे डेथ जोन के इर्द गिर्द तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ऐसे पर्वतारोही करते क्या है कि वापसी में या फिर बेस कैंप जहाँ से अब नीचे आना है तो जो खाली हो चुका सामान है, जो उनका टेंट है या कुछ खाली सिलेंडर हो गया ऑक्सीजन का, अब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो सब वहीं फेंक के आ जाते हैं। ये चंद तस्वीरें हैं उसी माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द के अलग अलग बेस कैंप की, जहाँ पर ये आप कचरा देखिए। एक पर्वतारोही ने ये तस्वीरें खींची थी, और उसके बाद पहली बार ये पता चला था कि वहाँ पे किस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है, क्योंकि यही हिमालय का पानी पिघलकर आसपास के इलाकों में पीने के काम आता है और खेती के भी काम आता है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें बाद में जब ये
निकलेंगी, पानी बनकर ग्लेशियर पिघलेगा तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएगा। तो ये वो तस्वीरें थी। तो नेपाल सरकार ने ये किया कि जब करीब कहते हैं कि 10,000 टन से ज़्यादा कचरा उस जगह पर फैला हुआ है अलग अलग, क्योंकि हर साल इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तब उस कचरे की सफाई करनी है। तो इसीलिए नेपाली सरकार ने एक और नियम बनाया कि जो भी पर्वतारोही जाएगा उससे वो 3 लाख रुपए एक सिक्योरिटी मनी के तौर पर रखते हैं कि 3 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप ऊपर जाते हैं और वहाँ से कम 8 किलो कचरा अपने साथ नीचे लाते हैं। एक पर्वतारोही अमूमन जब ऊपर जाता है तो अपने साथ 8 किलो का सामान लेकर जाता है, क्योंकि इसके बाद इससे ज़्यादा वज़न के साथ चढ़ाई नहीं कर सकता। तो वापसी में वो सारी चीज़ें खाली हो जाती हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है कि तुम कम से कम खाली आ रहे हो तो 8 किलो कचरा ले आओ। तो अगर 8 किलो कचरा ले आते हो तो तुम्हें सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी 3 लाख रुपए। लेकिन डेथ जोन या उसके इर्द गिर्द जो कचरा है वो ऊपर से कोई लाने की हिम्मत नहीं करता। तो जब से जो आखिर का बेस कैंप है वहीं से कुछ ले आते हैं तो मसला हल होता नहीं। तो इसीलिए सरकारी एजेंसियां वहाँ की अब इस काम पे लगाई गई हैं कि कचरा साफ़ किया जाए। तो सरकारी एजेंसियां वहाँ पे काम करती हैं कचरा उठाने की। तो ऐसे ही एक कचरा उठाने वाले पूरी एक टीम उस जगह पर पहुंची हुई थी। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि दूर एक बर्फ़ से एक शख्स रेंगता हुआ शायद दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, बहुत धीरे धीरे। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर दूरबीन से देखा, उन्हें लगा कोई इंसान है। और जिस तरीके से वो खिसक रहा था या रेंग रहा था उससे अंदाज़ा हो गया कि ये जिंदा है। मतलब हैरान थे वो लोग। इसके बाद कुछ वक्त के बाद वहाँ पर वो टीम पहुँचती है। जब पहुँचती है तो पूछती है आप कौन हो? वो बताता है मेरा नाम हिलेरी दावा शेरपा है। अब तक उसकी गुमशुदगी की खबर फैल चुकी थी। वो सब हैरान थे। ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से, भूख प्यास की वजह से उसके हाथ पैर ज़्यादातर बेकार हो चुके थे। कई जगह से हड्डियाँ टूट चुकी थी, लेकिन सांसें चल रही थी और होश में था। उसे फ़ौरन नीचे लाया गया, फिर एक चॉपर में उसे बिठाया गया और उसको काठमांडू ले जाया गया और फिर अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ। शुरुआती इलाज तो वहीं बेस कैंप में हुआ था और करिश्माई अंदाज में हिलेरी जिंदा था। जब वो थोड़ा ठीक हुआ, इसके बाद परिवार गया जो उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, दूसरा दिन था। तब उससे पूछा गया कि तुम जिंदा कैसे बच गए और बिछड़े कैसे? तब उसने कहा कि जब हम डेथ जोन से थोड़ा पहले थे तो अचानक जो मेरे साथ जिसको लेकर आए थे, पोलैंड का वो पर्वतारोही, ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ गड़बड़ था। मैंने कहा ठीक, मैं इसको कुछ करता हूँ। और इसी बीच में फिर वो ठीक करके उसे दिया और मैं अपना चेक करने लगा और इस दौरान में वो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर एक तूफ़ान आया बर्फीला, तो मैं कुछ देर बैठ गया, फिर खड़ा हुआ, तूफ़ान गया तो देखा वो कहीं है नहीं। तो मैं ऊपर की तरफ चला गया और वो नीचे की तरफ जा रहा था। फिर ऊपर की तरफ गया तो इसी दौरान में एक तूफ़ान आया और मैं एक उसी बर्फीले पहाड़ में फिसल कर एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि अब यही जगह जो है, यही मेरी खबर बन जाएगी। 2.5 दिन वहाँ गुजारे। कुछ जेब में चॉकलेट थी, वो तो खाया, लेकिन अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। तो बर्फ़ जो है वो मजबूरी में खा रहा हूँ ताकि कम से कम कुछ लगे। तो बर्फ़ खा रहा हूँ, कुछ बर्फ़ जो तूफ़ान की वजह से पिघल रहा हो उसका पानी पी रहा हूँ। फिर 2.5 दिन बाद अचानक एक और तूफ़ान आया और उस तूफ़ान की वजह से उस गड्ढे में बहुत सारे बर्फ़ आकर गिरे, मुलायम मुलायम। फिर इससे मेरी को ऊंचाई मिली और मैं उस गड्ढे से बाहर आया। बाहर आने के बाद अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर चल सकूं। तो मैं बस रेंगना शुरू किया। भूख लगती, बर्फ़ खाता। बर्फ़ खाने की वजह से दांत, मुंह उसके सब दर्द करने लगे। कहीं पर कई ऐसी जगह मिली जहाँ पे मुलायम बर्फ़ था नहीं, बर्फ़ जमा हुआ, उसे दांत से तोड़कर खाने में मुश्किल आ रही थी। जो चॉकलेट एक बचा था उसने बस पहले 1-2 दिन साथ दिया, उसके बाद ख़त्म। उसे लगा कि अब वो इस दुनिया में बस यही है, अब नहीं बचेगा नहीं।
बोला पर मैं रेंगता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। बोले मैं नीचे की तरफ तब तक जाऊंगा शायद कोई इंसान दिख जाए। वो उस रूट से भी अलग था जिस रूट से अमूमन पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ते थे या चलते थे। अगर वो उसके इर्द गिर्द होता तो दिख जाता, लेकिन वो अलग था। तो उसी तरह रेंगता रहा, उसे यही पता नहीं कितने दिन बीते, कितने घंटे बीते, और फिर छठे दिन उसे पहली बार कुछ इंसान दूर दिखाई दिए, और इत्तेफाक से उसका नसीब अच्छा था कि उन्होंने उसे भी देख लिया और फिर उस तक आए, और इस तरीके से उसकी जान बच गई। 6 दिन भूखा प्यासा बर्फ खाकर हिलेरी दावा शेरपा, जिसके घर पर उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, और वो जिंदा लौटा। जो माउंट एवरेस्ट है, इसको लेकर अब दिक्कत एक ये भी आ रही है कि हर साल लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कचरा बढ़ रहा है। एक और भी चीज़ ये हो रही है कि अब एक साथ टीमें जो जाती हैं, तो उसकी वजह से अब चढ़ाई में कतारें लगने लगी हैं, क्योंकि रूट एक है, आसपास खाई है। ख़तरनाक इतना है कि अगर आपके एक कदम डगमगाए तो आप गहरी खाई में गिरेंगे, उसके बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। और उसी पर आपको वेट भी करना है, क्योंकि आगे भीड़ है और एक ही लाइन में चलनी है। ऐसी कुछ कई तस्वीरें हैं, तो उसकी वजह से भी मुश्किल आ रही है, कचरे की वजह से भी मुश्किल आ रही है। और 200 के करीब जो लाशें हैं डेड जोन के इर्द गिर्द, उनकी तो कहानी अब ये हो गई है कि वो माइलस्टोन बन गए, उससे पता चलता। और वो जितनी भी लाशें हैं, अगर कोई पहचान में आ गया, दूसरे शेरपा ने पहचान लिया, तो उस नाम से वो माइलस्टोन बना दिया। लेकिन फिर भी इस ऊंचाई पर फतेह पाने की तमन्ना लिए आज भी दुनिया भर के सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं। अप्रैल से लेके मई आखिर या जून मिड तक कहते हैं कि सबसे अच्छा मौसम होता है माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने का या जाने का, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश, बर्फीला तूफान। इस कहानी को जब सुना रहा था तब मेरे जहन में ख्याल आया था कि आखिर इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं लोग माउंट एवरेस्ट पर जाकर, जबकि हम तरक्की कर चुके हैं, चॉपर या किसी और चीज़ से भी जा सकते हैं। तो पता चला कि एक बार हाँ, चॉपर से एक शख्स गया था, लेकिन जान जोखिम में डालकर। असल में माउंट एवरेस्ट और डेथ जोन के बाद की जो ऊंचाई है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सख्त कमी के साथ साथ हवा इतनी पतली होती है कि बैलेंस नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे उड़ना चॉपर का अपने आप में जोखिम है। कई बार जैसे हम लोग फ्लाई करते हैं, वेदर ख़राब होता है, प्लेन कैसे हिलने लगता है, तो यही हाल होता है। यही वजह है कि लोग या चॉपर माउंट एवरेस्ट के करीब मतलब ले जाने का मतलब है जान जोखिम में डालना। और यही वजह है कि तरीका सिर्फ एक है, और वो है अपने पैरों पर चल कर जाना। और ऐसे दीवानों की कमी नहीं जो जान जोखिम में डालकर पहुँचते हैं, उसे फतह करते हैं और फिर वापस आते हैं। और इसी दौरान कई बार हिलेरी देवा शेरपा जैसी कहानी हो जाती है। तो आज की कहानी में इतनी ही, लेकिन है बहुत खूबसूरत। मैंने तो सिर्फ ऊपर प्लेन से देखा 1-2 बार उस हिमालय की श्रृंखला को, पता नहीं उसमें माउंट एवरेस्ट भी था कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना एक फ़र्ज़ निभाता हूं। आज मेरी छोटी बहन सिस्टर शीरी उर्फ कहकशां, उसका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे शीरी, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, यही दुआ है। और उम्मीद है तुमको तुम्हारा गिफ्ट मिल गया होगा। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है, मतलब इस दुनिया में चंद लोग हैं जिनके हाथ का खाना सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, उसमें एक ये मेरी बहन है शीरी। और ये भी कि चूँकि बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो एक तरह से इसी ने हम सबको माँ बन के पाला पोसा, और आज भी वैसे ही सबका ख्याल रखती है। दिल की बहुत नेक, बहुत अच्छी। तो बस ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा तुम्हारी, क्योंकि फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगा। लेकिन हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, यही मेरी दुआ है। और जैसी हो वैसी ही रहो। तो शिकारपुरी भी इधर से कह रहा है हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे श्री वंस अगेन। इसके साथ ही कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे कहानी के साथ। वैसे कल संडे है, आप चाहें तो आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानी विद शम्स
देखना सुनना चाहें तो सुनिए, देखिए। लेकिन वैसे अब मुलाकात होगी रात 9 बजे मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आपका संडे अच्छा हो, यही दुआ है।